हाय फोक्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक कैसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम करता है, वो कौन से फैक्टर वो ध्यान में रखता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम करने के लिए, और ये फैक्टर को मॉनिटर करके हम कैसे ट्रेडिंग में एक एज ला सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। कोई भी सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करने के लिए इकोनॉमी की हेल्थ को देखते हैं, और इकोनॉमी की हेल्थ हमें नीचे दिखाए हुए 9 इंडिकेटर के हिसाब से पता चलती है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। फर्स्ट इज इन्फ्लेशन डेटा, सेकंड इज लेबर मार्केट, थर्ड इज ग्रोथ, फोर्थ इज कंज्यूमर एंड बिजनेस सेंटिमेंट, फिफ्थ इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और बहुत प्रकार के मार्केट आ जाते हैं। सो ये एक ह्यूज वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे मार्केट आ जाते हैं। सिक्स्थ इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट, सेवंथ इज हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट डेब्ट, नाइन्थ इज ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, और वी कैन सी जियोपॉलिटिकल टेंशंस। 9 इज फिस्कल पॉलिसी। सो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मैं और भी टॉपिक कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आजकल तुम सबका एक दोस्त होगा ना जो बोल रहा होगा ब्रो इन्फ्लेशन इज राइजिंग। हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन यार। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना है पैसा प्रिंट कर लो बहन चोद। तो मैडम ने कहा देखो समय, बहन चोद मत बोला करो क्लास में। अगर आपको भी सम्मेलना की तरह इन्फ्लेशन पता नहीं है तो इस वीडियो से आप इन्फ्लेशन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको इन्फ्लेशन के डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ही हमारी स्टॉक प्राइस में भी बढ़ोत कम या ज़्यादा होती है, और हमारी करेंसी की वैल्यू भी कम और ज़्यादा होती है। सो इन्फ्लेशन को हम सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं, जिसका मतलब है कि कोई से वस्तु या सेवाएं हमें एक समय के बाद महंगी मिलती है। जैसे कि आज मैं 100 रुपये में बाल कटा रहा हूँ, अगले साल मैं अब वही बाल कटाने जाऊँगा तो उसके मेरे पास से 150 लेंगे। आज मुझे 2.5 रुपये में कॉफ़ी मिल रही है, अगले साल मुझे यही कॉफ़ी 13 रुपये में मिलेगी। सो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, इसे जो मीन्स के एक ही प्रकार की सेवा है और एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदने के लिए बीच के टाइम के में जो भी प्राइस का डिफरेंस होता है उसे हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। सो ये इन्फ्लेशन हमें ट्रेडर को क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई के कारण क्या होता है कि बाइंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस होता है। मतलब आज अगर मेरी इनकम है 35,000, सो मैं 35,000 में से 5,000 ही खर्च करता हूँ और 5,000 में मैं ग्रोसरी लाता हूँ, कोई भी रिलायंस की ग्रोसरी लाता हूँ समझिए। तो अगर मैं 5,000 में जो ग्रोसरी लाता हूँ वो महंगाई के कारण मैं 5,000 में जितनी ग्रोसरी ले पा रहा था उससे कम ले पाऊँगा। अब पहले मैं दाल चावल और तेल लेता था, अब मैं दाल चावल ही ले पाऊँगा, तेल नहीं ले पाऊँगा। सो इससे क्या होगा, तो इससे रिलायंस के सेल्स कम होंगे और फिर उसका प्रॉफिट में भी इसका रिफ्लेक्ट होगा। सो स्टॉक प्राइस गिरेंगे, और ये इन्फ्लेशन के कारण करेंसी पे भी इफ़ेक्ट होता है। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो उस करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू होती है। कल हम 1,000 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते थे वो अब नहीं खरीद पा रहे, इसलिए ये डी वैल्यू हुआ है। सो गाइस, अब तक हमने जाना कि इन्फ्लेशन क्या है, अब हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। सो इन्फ्लेशन में मेनली सप्लाई डिमांड मिसमैच होने के कारण होता है। उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सप्लाई और ये सर्विस एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है मगर सप्लाई स्टैग्नेंट रहती है या फिर कम हो जाती है।
तो उस सिनेरियो में हमें क्या देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो हमें एक आर्टिफिशियली इंक्रीज इन प्राइस देखने को मिलेगा। ये आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्राइस क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन हुआ। और ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हुआ है। सप्लाई और डिमांड मिसमैच के कारण ही हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अब हमें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसे छाप लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि कंट्री में एक्सेस मनी आ जाती है, सबके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर किसी के पास बहुत पैसे हो जाते हैं। तो ऐसा हमें जिम्बाब्वे में 2008 में देखने को मिला है कि वहाँ पे लोग एक एक टाइम का खाना ले जाने के लिए भी ट्रॉली भर भर के पैसे ले जा रहे हैं, एक टाइम का खाना ले जाने के लिए। वहाँ पे $1 ट्रिलियन की नोटें छपी हुई है उस समय 2008 के आसपास। फिर उन लोगों ने अपनी करेंसी एबोलिश कर दी और डॉलर एडॉप्ट कर लिया, वो बात की बात है, अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो मेन ये जो इन्फ्लेशन के कारण, एक तो एक्सेसिव मनी सप्लाई के कारण हमें इकोनॉमी में इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है ये एक्सेसिव मनी सप्लाई कैसे होती है, जैसे कि एक कंट्री का ग्रोथ अच्छा होने लगा है, उसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, सबके पास अच्छी नौकरी है, सब अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सबके पास पैसे हो गए, सप्लाई वही रहेगी या फिर डिमांड को मैच नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव मनी सप्लाई होने के कारण जो नेचुरल ग्रोथ हुआ है उसमें भी एक्सेसिव मनी सप्लाई होती है, तो इस हिसाब से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि सप्लाई डिमांड मिसमैच होने के कारण इन्फ्लेशन होता है, और सप्लाई शॉक्स जैसे कि एक नेचुरल डिजास्टर आ गया, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने देखा कि रशिया ने यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप में गैस भेजना बंद कर दिया, तो क्या होगा, अब गैस की प्राइस इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा है। सो इस तरह से हम इन्फ्लेशन क्यों हुआ ये समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे नापा जाता है। इन्फ्लेशन तीन इंडिकेटर से नापा जा सकता है। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर सीपीआई कह सकते हैं, सेकंड इज कोर इन्फ्लेशन, थर्ड इज पीपीआई। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मेज़र करने के, मगर हमें ट्रेडिंग में ये 3 आंकड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं अभी सिर्फ इन तीनों पे ही फोकस करूँगा। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सीपीआई। तो सीपीआई क्या होता है, ये एक बास्केट होती है कि जो हमें एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में जो हमें चीज़ें एसेंशियल है उनका खर्चों की एक बास्केट बना देते हैं, जैसे कि हाउसिंग रेंट या वगैरह पे हमें कितना खर्च होता है, फूड पे, हमारा मेडिकल पे कितना खर्चा होता है, एजुकेशन वगैरह में कितना खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च है, इन सब का ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी है, ये हमें खर्चे करने ही पड़ते हैं ज़िंदा रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। इन सब के बास्केट के एक आज की सब बास्केट की सेवाएं और वस्तु खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगले साल ये सिर्फ यही सारी सेवाएं और वस्तुओं खरीदने के लिए जो मुझे 1100 रुपये देने पड़ेंगे। जो ये 10% का इंक्रीज हुआ है, इसे हम सीपीआई में 10% या फिर इन्फ्लेशन 10% बढ़ा है ऐसा कह सकते हैं। ये सीपीआई एक शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन नापता है, मेज़र करता है, ये एक शॉर्ट टर्म का मेज़र है, और उसी तरह कोर इन्फ्लेशन ये एक लॉन्ग टर्म का मेज़र होता है। इसमें क्या करते हैं तो कि भाई
वोलेटाइल चीज़ जैसे कि फूड और एनर्जी के जो भाव होते हैं वो बास्केट से निकाल देते हैं, क्योंकि फूड और एनर्जी के प्राइस पीपीआई के लेवल मतलब के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और वगैरह वगैरह कई कारणों से बढ़ या कम हो सकते हैं। सो इन उनके आधार पे हम एक लॉन्ग टर्म के इन्फ्लेशन का मेज़र नहीं निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के मेज़र निकालने के लिए हमें स्टेबल चीज़ें चाहिए कि जिनका खर्चा स्टेबल, जिनके भाव स्टेबल रहते हैं लॉन्ग रन में। उन सब बास्केट को, जो बास्केट का प्राइस में बढ़ोतरी होती है उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड इज पीपीआई, इट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये क्या करता है कि उत्पादन के लेवल पे जो खर्चे होते हैं, जो खर्चों में बढ़ोतरी होती है, जो रॉ मटेरियल लेने में ज़्यादा पैसा देने पड़ते हैं, ये उसे नापता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि मैं एक खेडूत हूँ, तो मुझे आज फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और वगैरह वगैरह खर्च करने पड़ते। उस ये सब करने के बाद मुझे फाइनल प्रोडक्ट गेहूँ मिलता है। अब ये गेहूँ इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। अगर ये गेहूँ उत्पादन में मुझे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो मैं उससे ज़्यादा ही दाम पे प्रोड्यूसर को, अगले को बेचूंगा। अगर वो उसे ये ज़्यादा भाव में मिला है तो एंड प्रोडक्ट में भी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। सो ये जो उत्पादन के लेवल पे जो इंक्रीज होता है रॉ मटेरियल में, इसे नापने के लिए पीपीआई का यूज़ होता है। अब ये सीपीआई और पीपीआई हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप समझिए सीपीआई और पीपीआई के डेटा ज़्यादा हुए तो हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देश में, और उस हिसाब से फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में कम या बढ़ोतरी करेंगे, और इस हिसाब से हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। ये सब मैं आगे कवर करता हूँ। सीपीआई और पीपीआई के डेटा हमें ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। लेट्स वो आगे समझते हैं। हाउ पॉलिसी मेकर्स कंट्रोल इन्फ्लेशन। पॉलिसी मेकर मेनली दो तरह से इंटरेस्ट रेट कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक करके, दूसरा मार्केट में मनी सप्लाई कम करके, रिड्यूस मनी सप्लाई फ्रॉम मार्केट। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से क्या होगा कि भाई बोरोइंग कम हो जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, मतलब जो पहले बैंक का आरबीआई या फेड से जो भी लोन लेती थी वो उसमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स वो कम कर देंगे। उससे क्या होगा कि भाई मार्केट में एक पैसे कम आने चाहेंगे, बैंक अपने क्लाइंट को भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे उधार देंगे, तो फिर लोन लेना वगैरह कम हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई मार्केट में इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा होता है रिड्यूस मनी सप्लाई। तो उसमें क्या होता है कि भाई फेड या आरबीआई ये मनी प्रिंटिंग बंद कर देगी कुछ समय के लिए, और उससे भी काम नहीं बना तो फिर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर ट्रेजरी बॉन्ड या अलग अलग प्रकार के बॉन्ड के हिसाब से मार्केट में जो एक्सेसिव मनी है वो अब बाई बैक करेगी, वो बाई करके फिर अपने पास ले लेगी, जिससे मार्केट में एक मनी सप्लाई एक्सेसिव सब बाहर चला जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन 1980s फिर 1990s में क्या हुआ था कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। हर यूएस में हर चीज़ के भाव बहुत ज़्यादा थे, तो फिर फेड ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। उससे क्या हुआ कि भाई कंट्री की ग्रोथ तो स्लो डाउन हुई मगर प्राइस स्टेबलाइज हो गए। एज अ ट्रेडर वो हमें क्या जानना है कि अगर कोई भी सेंट्रल बैंक, आरबीआई हुई, फेड हुई, ऑस्ट्रेलिया की हुई, न्यूजीलैंड के हुए, वो अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो उनकी करेंसी क्या होगी, मजबूत होगी। ओके, उनकी करेंसी मजबूत होगी और जो उनके बैंकिंग के स्टॉक भी मजबूत होंगे। मगर जो अदर स्टॉक होते हैं जैसे कि यूएस में अमेजोन ले लीजिए, एनवीडिया ले लीजिए, इनमें गिरावट आएगी मगर बैंकिंग स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा और करेंसी भी स्ट्रांग होगी।
सो उस तरह से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. Let's an animated clip to understand this complex subject. Here's how interest rates can influence demand and inflation. When rates are low, more people and businesses are likely to take out loans. Higher demand for goods and services, as well as lower rates, allows employers to open more positions to meet demand and raise wages to appeal to potential employees. Consumers then turn around and spend those wages on goods and services, which in turn can lead to more jobs and higher prices. The opposite happens when rates are higher. Fewer people and businesses take out loans, job growth slows, and spending decreases. Higher interest rates may also make it more appealing to save. Inflation slows as supply and demand balance out. अब हम आए हैं अपने मेन टॉपिक पे कि भाई इन्फ्लेशन ट्रेडिंग में क्या हेल्प करता है. तो हमने पहले ही डिस्कस किया, इक्विटी मार्केट में इन्फ्लेशन के लिए नेगेटिव इफेक्ट आती है, कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्रॉफिट रिड्यूस होता है और स्टॉक की प्राइस गिरती है. सो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट आता है, देता है स्टॉक इक्विटी मार्केट को. बॉन्ड मार्केट को भी ये एक नेगेटिव ही देता है इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देता है, दो इट इज़ ना फिक्स्ड इनकम रिटर्न. तो उसमें क्या आता है कि अगर बॉन्ड यील्ड में हमें 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, मगर इन्फ्लेशन 5% बढ़ गया तो क्या होगा, 3% का लॉस हमें बॉन्ड यील्ड में ही देखने को मिलेगा. सो बॉन्ड मार्केट को भी इन्वर्स या फिर नेगेटिव इफेक्ट देता है इन्फ्लेशन. थर्ड इज फॉरेक्स मार्केट. तो फॉरेक्स मार्केट को भी ये नेगेटिव इफेक्ट ही देता है. उसमें क्या आता है कि भाई जिस कंट्री में करेंसी बहुत इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है उसकी करेंसी वीक होती है. ऐसा हमें टर्किश में भी देखने को मिला था. 2023 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के कारण उसकी करेंसी है लीरा, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई थी. फोर्थ इज कमोडिटी मार्केट. तो कमोडिटी मार्केट को ही ये एक बेनिफिट देता है इन्फ्लेशन. यह यूजुअली एक हेज की तरह काम करता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज. जैसे हमें हमारे बूढ़ों ने कहा है कि गोल्ड ले लो, ये महंगाई में काम लगता है. सो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह के प्राइस इंक्रीज होते हैं इन्फ्लेशन के कारण. गोल्ड प्राइस सर्ज 2020 ड्यू टू इन्फ्लेशन इन पैंडेमिक. कोविड के समय पे भी हमें गोल्ड के भाव में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला था. सो इस तरह से इन्फ्लेशन हमें ट्रेडिंग में हेल्प करता है. आई थिंक यू गाइज हैव अंडरस्टैंड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. सो अब तक हमने इन्फ्लेशन ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता है ये सीख लिया. अब हम सीखते हैं अब दिस इज द लास्ट स्लाइड. लेट्स से जो अगर 2% इन्फ्लेशन हुआ तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है. उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ और स्पेंडिंग दोनों बढ़ेगी. मगर थोड़ा इन्फ्लेशन, कम इन्फ्लेशन या ज़्यादा इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, जो कंट्री और उनकी करेंसी के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव इफेक्ट देता है. As a trader, we should always look into CPI, PPI data. सेंट्रल बैंक के स्पीकर क्या कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए, जिससे हमें एक ब्रॉडर व्यू मिलता है. तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सीख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन के डेटा कैसे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करता है, और कैसे हम इस डेटा के हिसाब से डेटा को एनालाइज करके एक फ्यूचर में कैसा मार्केट होगा ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने में एक एज देगा. सो अभी तक के लिए इतना. अगले इंडिकेटर में अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. थैंक यू.